आज दुनिया में एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर क्रांति हो रही है और इसका एपिसेंटर है चीन। वो जिस स्केल और जिस स्पीड से न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आखिर है क्या। ये जो तस्वीर दिख रही है ये ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट की है। इसमें दुनिया के दो सबसे पावरफुल रिएक्टर्स लगे हैं। पर ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये चीन में हो रहे एक बहुत बड़े एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का चेहरा है। एक ऐसा बदलाव जो इतनी तेजी से हो रहा है जितनी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। 2026 की शुरुआत तक के आंकड़ों को देखें तो चीन में 59 कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशन में थे। ये नंबर अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 59 के अलावा चीन इस वक्त 28 और नए रिएक्टर्स बना रहा है और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि पिछले 18 सालों से लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन रिएक्टर्स चीन में ही रहे हैं। ये चार्ट देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। आज दुनिया में जितने भी नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं उनमें से लगभग आधे अकेले चीन में बन रहे हैं। मतलब साफ है, जिस रफ्तार से चीन आगे बढ़ रहा है वो बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़कर न्यूक्लियर पावर का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि चीन आखिर ये सब कर क्यों रहा है? इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा के पीछे असल में 6 दशकों का एक लंबा सफर है। एक ऐसा सफर जो देश की सुरक्षा की जरूरत से शुरू हुआ और आज टिकाऊ ऊर्जा की तलाश तक पहुंच गया। चीन का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई दशकों में फैला हुआ है। 1950 में इसकी शुरुआत हुई कोल्ड वॉर के दौरान सुरक्षा की चिंताओं के चलते। फिर जब सोवियत यूनियन से रिश्ते बिगड़े तो जोर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने पर आ गया। 1991 में चीन ने अपना पहला घरेलू रिएक्टर किनशान 1 ग्रिड से जोड़ा। 2011 में फुकुशिमा हादसा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया और आज लक्ष्य पूरी तरह बदल चुके हैं। अब फोकस है साफ हवा, क्लाइमेट चेंज से लड़ना और एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होना। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। कैसे चीन सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी खरीदने वाले देश से आगे बढ़कर एक इनोवेटर बन गया और उसने अपना खुद का डिजाइन हुआलोंग 1 बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। देखिए, शुरुआत में चीन ने फ्रांस, रूस और अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीदी और उसे अपने हिसाब से ढाला। लेकिन अब वो सिर्फ एक खरीदार नहीं है, उसने बहुत सोच समझकर खुद को एक आत्मनिर्भर डिजाइनर में बदल दिया है। और इसका नतीजा है हुआलोंग 1, जो न सिर्फ चीन की अपनी जरूरतें पूरी करता है बल्कि उसे दुनिया में एक बड़ा सप्लायर भी बनाता है। ये तस्वीरें चीन की जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल छलांग को दिखाती हैं। एक तरफ है पुराना किनशान प्लांट जो विदेशी डिजाइन पर आधारित था और दूसरी तरफ है आधुनिक हुआलोंग 1 रिएक्टर का डिजाइन। ये पूरी तरह से चीन की अपनी बौद्धिक संपदा है जो दशकों की मेहनत और तरक्की का नतीजा है। तो हुआलोंग 1 में ऐसा क्या खास है? पहली बात तो ये कि ये सबसे ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। दूसरी बात, इसकी डिजाइन लाइफ 60 साल की है और सबसे जरूरी बात, इसके 85% हिस्से चीन में ही बनते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस टेक्नोलॉजी पर चीन का पूरा कंट्रोल है और वो इसे दूसरे देशों को बेच भी सकता है। लेकिन देखिए, इतने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के साथ साथ कुछ गंभीर चुनौतियां और जाहिर तौर पर कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। अब जरा इन जरूरी पहलुओं पर ध्यान देते हैं। ये नक्शा एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाता है। चीन के ज्यादातर न्यूक्लियर प्लांट पूर्वी तट पर बने हैं, जो देश का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कभी कोई हादसा होता है तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ये जो कोट है ये सरकार के लंबे समय से चले आ रहे इरादों को दिखाता है। 1986 में भारी पब्लिक विरोध के बावजूद सरकार दायाबे प्लांट को बनाने पर अड़ी रही। इससे पता चलता है कि वो अपनी न्यूक्लियर योजनाओं को लेकर कितनी प्रतिबद्ध रही है। फुकुशिमा हादसा पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था और चीन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने फौरन नए प्लांट्स को मंजूरी देना रोक दिया। देश के सभी मौजूदा रिएक्टर्स की बहुत सख्त सुरक्षा जांच की गई। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और यह नियम बना दिया गया कि अब से जो भी नया रिएक्टर बनेगा उसे सबसे कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना ही होगा। लेकिन इतने सारे रिएक्टर्स एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। जो परमाणु कचरा पैदा होगा उसका क्या होगा? चीन की मौजूदा स्टोरेज कैपेसिटी कुछ ही सालों में पूरी तरह भर जाएगी। इस कचरे का एक परमानेंट समाधान खोजना इस पूरे प्रोग्राम के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो चलिए अब आगे देखते हैं कि चीन के इस प्रोग्राम का भविष्य क्या है, इसके बड़े लक्ष्य क्या हैं और वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये चार्ट चीन की महत्वाकांक्षा के स्केल को दिखाता है। आज जो 62 गीगावाट की कैपेसिटी है वो तो बस एक शुरुआत है। अगर इसमें उन प्रोजेक्ट्स को भी जोड़ दें जो बन रहे हैं या जिनकी घोषणा हो चुकी है, तो ये कैपेसिटी 2 गुनी होकर करीब 125 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। लेकिन असली लक्ष्य तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। 2035 तक चीन 200 गीगावाट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करना चाहता है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगले 1 दशक में 150 से ज्यादा नए रिएक्टर बनाना, यानी हर महीने 1 से ज्यादा नया रिएक्टर चालू करना। चीन सिर्फ ज्यादा रिएक्टर ही नहीं बना रहा है, वो अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने की दौड़ में भी सबसे आगे है। उसे 4th जनरेशन रिएक्टर्स में दुनिया से 10 से 15 साल आगे माना जाता है। और तो और उसने पहले ही एक कमर्शियल हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आखिर में सवाल यही है, चीन का ये जो विशाल परमाणु दाव है वो उसे कहां ले जाएगा? क्या वो साफ सुथरी ऊर्जा का भविष्य बना रहा है या फिर एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहा है जिसमें जोखिम पहले से कहीं ज्यादा है? ये एक ऐसा दाव है जो सिर्फ चीन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी फ्यूचर को बदल सकता है।